हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन एकेडमी। कल वाले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के 1988 से लेकर 2021 के केसेस आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा लीग ऑफ नेशंस के अंडर परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो सारी हम इसमें डिस्कस कर देंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1984 तक के केसेस कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1988 से। डेनमार्क वर्सेस नॉर्वे का केस है, डीलिमिटेशन का ही केस है। अब आप इतना याद कर लो कि जब भी कभी डीलिमिटेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी जाएगी, इक्विटेबल प्रिंसिपल्स की बात करी जाएगी। इक्वी डिस्टेंस फार्मूला रिजेक्ट कर दिया है ऑफिशियली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। तो इसमें डेनमार्क ने एक एप्लीकेशन फाइल करी है कि आप डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में जो फिशिंग जोन है उस पर एक लाइन, सिंगल लाइन मार्क कर दीजिए। 200 नॉटिकल माइल का प्रिंसिपल जो भी आपने हमें बताया है, ग्रीनलैंड बेस लाइन से उसे मेजर कर लीजिए और एक सिंगल लाइन हमारी मार्क कर दीजिए। लेकिन नॉर्वे कह रहे हैं नहीं, ट्रीटी ऑफ 1965 और जेनेवा कन्वेंशन दोनों मीडियन लाइन फार्मूला ही बताती हैं और मीडियन लाइन फार्मूला इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल को अलाउ करती हैं। कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है भाई, 1965 की जो तुम्हारी ट्रीटी है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट एरियाज कवर करती है, और 1958 की जो ट्रीटी है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आपको इक्वी डिस्टेंस के प्रिंसिपल को अलाउ करती है। जो सबसे प्रेफर्ड है, मतलब जो आपको करना चाहिए, आपको इक्विटेबल प्रिंसिपल के बेसिस पर अपना डिलिमिटेशन कर लेना चाहिए, बाउंड्री मार्क कर लेनी चाहिए, और वो बेस्ट पॉसिबल तभी हो सकता है अगर आप उसे सिंगल लाइन से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट केस है हमारा 1989 का, ईरान वर्सेस यूएसए का। यूएसए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था एयर मिसाइल पर और एयर मिसाइल उसने फेंक दी, जैसे हम आतिशबाजी चलाते हैं दिवाली के दिनों में। अब ये थोड़ा ना पता वो किसके घर जाकर गिरेगी या कहीं आग लगाएगी। ऐसे यूएसए जी हैं जो हमारे वो एयर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं और वो जाकर ईरान की एयरबस पर गिर गई और उसने 290 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को वहाँ मर गए। तो यूएसए ने उल्टा रिफ्यूज़ कर दिया उसको कंपनसेट करने के लिए। तो ईरान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करा ये कहकर कि यूएसए ने शिकागो कन्वेंशन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन को वायलेट करा है और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को भी उसने वायलेट करा है। तो फाइनली यूएसए ने कहा ठीक है चल भाई, कोर्ट के बाहर ही बात कर लेते हैं, और उन्होंने अपना ये सारा का सारा म्यूचुअली सेटल कर लिया और फाइनली ईरान ने केस विड्रॉ कर लिया था। तो बेसिकली इसमें सिविल एविएशन के बारे में बात करी गई है, और जो प्रिंसिपल इसमें फॉलो करा गया है वो ये है कि अगर किसी देश के काम की वजह से, अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी दूसरे देश को नुकसान होता है तो वो बाउंड है कि वो उसको कंपनसेट करेगा, रिपेयरेशन फॉर लॉस। नेक्स्ट केस है आपका 1991 का, फिनलैंड वर्सेस डेनमार्क का। इसमें फिनलैंड ने डेनमार्क के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करी है कि हमारी ग्रेट बेल्ट का एक एरिया है। इसे ऐसे समझो, एक मूवी आई थी जहर, उसमें ना वो गोवा में शूटिंग कर रहे हैं और वो अपनी गाड़ी ना उस पर फेरी पर रख कर लेकर गया है। तो ऐसे ही पहले डेनमार्क और मतलब डेनमार्क के थ्रू ये ग्रेट बेल्ट का जो एरिया है ये फेरीज के थ्रू कवर किया जाता है। लेकिन अब डेनमार्क जो है वहाँ पर एक ब्रिज बनाने की बात कर रहा है, और ब्रिज बनाने की बात कर रहा है तो फिनलैंड ये कह रहा है कि भाई आप ब्रिज बनाएंगे तो जो मेरा एरिया है वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कवर हो जाएगा और मेरे को प्रॉब्लम होगी, मेरा कमर्शियल, मेरा जो ट्रेड बिजनेस है वो इससे अफेक्ट करेगा, फिशरीज अफेक्ट करेंगी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस बात के लिए रिक्वेस्ट आई होगी? इसी बात के लिए रिक्वेस्ट आई है कि सर हमारा फ्री पैसेज का जो राइट है वो वायलेट हो जाएगा और ये जो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है आपको इमीडिएटली इसे स्टॉप कर देनी चाहिए। इस पर भी जो पैक्टा सर्वेंडा की है आपकी, कि अगर आपने आपस में ट्रीटी को साइन कर रखी है तो आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, और फाइनली दोनों ने मिलकर म्यूचुअली सेटल कर लिया और फिनलैंड ने केस विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट केस है आपका कतर वर्सेस बहरीन का, 1991 का है, और कतर ने ये जो केस है वो फाइल करा है नंबर 1 सॉवरेनिटी के लिए, और कुछ सॉवरेन राइट्स है उसके दिवाल और किताज अरादा एरिया के लिए और मैरीटाइम एरियाज़ की डिलिमिटेशन के लिए। और उसने जो जुरिस्डिक्शन बोली है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है, वो उसने ट्रीटीज़ रेफर करी है 1987 के और 1990 की दोहा एग्रीमेंट। और दोहा एग्रीमेंट के ट्रीटीज़ के अनुसार उसके जो क्लॉसेज हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी एक पार्टी के पास एक लंबे टाइम तक पोजेशन रहता है, जैसे हम आज के डेट में एडवर्स पोजेशन भी बोल सकते हैं, तो वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ओनर हो जाता है। तो इस चीज़ को दोहा एग्रीमेंट में बोला गया है यूनिलेटरल सीजन पोजेशन एज अ मैटर ऑफ लॉ। तो इसी चीज़ को अपहेल्ड किया गया और बोला गया कि अगर आपकी ट्रीटी आपको अलाउ करती है, एक लंबे पीरियड तक आपको प्रिस्क्राइब करा गया है कि इतने पीरियड तक अगर आपने प्रॉपर्टी पे अपना पोजेशन रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी है, तो आपको उसे मानना पड़ेगा।
नेक्स्ट केस है बॉस्निया वर्सेस सर्बिया का, 1993 का है। इसमें बेसिकली बॉस्निया ने यूगोस्लाविया के अगेंस्ट एक केस फाइल करा है कि इन्होंने हमारी जो कन्वेंशन है ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड उसको इन्होंने वायलेट करा है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मॉनेटरी कंपनसेशन तो हम आपको नहीं दिलवाएंगे, पर हाँ हम सर्बिया को ये कह सकते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल एक्यूज्ड हैं इस क्राइम के, उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया को रेफ़र कर दे। ये 2017 में डिसॉल्व हो गई है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका ला ग्रांड का केस। लैग्रांड भी बोलते हैं, ला ग्रांड भी बोलते हैं। जब मैं अपना LLB कर रही थी और हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल में ये जब केस रेफ़र करा था, तो आई वॉज लाइक किसी होटल के बारे में होगा, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला। तो जब हमें पता चला कि ये भाई साहब का सरनेम है, एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, कितना रॉयल सरनेम है ये। तो ला ग्रैंड ब्रदर्स हैं जिनका मैंने उनको एग्जीक्यूट कर दिया है, और जर्मनी ने एक केस फाइल करा है USA के अगेंस्ट कि इन्होंने वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन 1963, यही वाली कन्वेंशन अगर आप देखेंगे तो जब जाधव का केस हुआ है ना, उसमें भी इन्होंने इन्वोक करी है इंडिया ने। तो जर्मनी ने इन्वोक करी है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन 1963, इसका ब्रीच हुआ है। क्यों? उसका उन्होंने रीज़न ये दिया है कि पहला तो इन्होंने ये है कि जब इन्होंने अरेस्ट करा हमारे सिटीजन्स को, पर उन्होंने इनको नहीं बताया कि इनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या हैं। दूसरा, उनको जो USA में जर्मनी के या कॉन्सुलर ऑफिस जो हैं, इन्होंने वहाँ पर इसे एक्सेस नहीं दिया और अपने इंडिविजुअल राइट्स को उन्होंने एक्सरसाइज करने नहीं दिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, USA ने वायलेट करा है कन्वेंशन को, और इंडिविजुअल राइट्स लैग्रांड ब्रदर्स के भी वायलेट हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बच्चे इस केस में ये है कि इस केस में USA ने जो अपना नेशनल या लोकल लॉ बनाया हुआ था, फॉरेन अफेंडर्स होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं, वो उसमें एक प्रोसीजरल डिफ़ॉल्ट था, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजरल डिफ़ॉल्ट को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। उसे बोला गया कि USA के जो नेशनल लॉ है उनका जो कंप्लायंस वो इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ नहीं है, देयर इज़ अ प्रोसीजरल डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट केस है आपका रोमानिया वर्सेस यूक्रेन का, 2004 का केस है। इसमें भी मैरीटाइम का डिलिमिटेशन है। अब आप ये समझ जाओ, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े कि जहाँ डिलिमिटेशन की बात आएगी वहाँ पर आपको इक्विटेबल प्रिंसिपल्स की बात करनी है, चाहे जो मर्जी हो। 1984 के बाद से इक्विटेबल प्रिंसिपल को ही उन्होंने इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट केस है आपका मार्शल आइलैंड वर्सेस UK का, 2014 का केस है, इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में मार्शल आइलैंड हवाई और फिलीपींस के बीच में एक आइलैंड है, वॉल्केनिक है थोड़ा, और एक तरफ उसका सारा पानी वाला एरिया है। तो उसने 9 स्टेट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करी, चाइना, कोरिया, फ्रांस, इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान, रशिया, UK एंड USA। और उसने बोला सर देखो ये ऐसा है, न्यूक्लियर टेस्ट करते रहते हैं और ये हमारी जो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी हो रखी है ये उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। और इसने स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया UK पर कि हमारी जो ट्रीटी साइन हो रखी है उसके आर्टिकल 6 के अनुसार UK है जो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ही नहीं मान रहा है। इंडिया और पाकिस्तान ने बोले देखो भाई हम MTP में पार्टी तो है नहीं, तो आप हमें तो इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते। और कोर्ट ने आगे ये भी बोल दिया कि मार्शल आइलैंड से पूछा भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर रिसोर्सेज हैं, अप्रोचेस हैं, तो तुम न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करोगे या नहीं करोगे अपनी सेफ्टी के लिए? उसने कहा सर हाँ करेंगे। तो फिर कोर्ट ने पूछा जब अपोजिट व्यू ही नहीं है तुम्हारे तो डिस्प्यूट किस चीज़ का है? तो इसलिए मेरी जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट केस है आपका जाधव का केस है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का केस है, 2017 का। इसमें 2 मई 2017 को इंडिया ने वही सेम कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन 1963 इन्वोक करी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब जाधव को डिटेन कर लिया गया और उसका ट्रायल हुआ और उसे उन्होंने 10 सेंटेंस दे दी है। और इसमें इंडिया का जो कंटेंशन है वो यही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्सुलर को इन्फॉर्म नहीं करा था जाधव के अरेस्ट के बारे में, और जाधव को इंडिविजुअल राइट्स भी नहीं दिए गए थे कि वो जाकर कॉन्सुलर ऑफिस में या जो भी उसका प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो, या जो भी उसको डिफेंस के राइट्स दिए गए हैं वियना कन्वेंशन के अंडर, वो उसको मिले। तो आर्टिकल 36 का ब्रीच था, कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन मानी गई और पाकिस्तान के अगेंस्ट था ये केस। बच्चे ये सारे केसेस हैं तुम्हारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 2017 तक के, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम अब ये पार्ट शुरू करने जा रहे हैं ये है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का, लीग ऑफ नेशंस का पार्ट है। 1922 से लेकर 1946 के केसेस हैं जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फटाफट ये देख लेते हैं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बेसिकली है क्या।
लीग ऑफ नेशंस का पार्ट है। इसका जो टाइम पीरियड है 1922 से 1946 का है। 29 केसेस और एडवाइजरी ओपिनियन 27 ये अभी तक दे चुके हैं। विंबलडन केस बहुत फेमस है इनका, चॉर्सो फैक्ट्री केस, लोटस केस, आइलैंड ऑफ फलमास केस। और एक अंकल का नाम बहुत पूछा जाता है तुमसे एग्जामिनेशन में, एंजेलोटी, इटालियन जूरिस्ट हैं, वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के फाउंडर हैं। और इनकी एक थ्योरी भी है, वो ज़रूर देख लेना कौन सी थ्योरी है। विंबलडन केस राइट टू पैसेज के बारे में बात करता है। ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी का 1923 का केस है। इसमें विंबलडन एक स्टीम शिप बेसिकली है ये, और ये वॉर मटेरियल लेकर पोलैंड जा रहा है। जर्मनी की क्या कैनल से ये निकल रहा था, तो जर्मनी ने देखा अच्छा वॉर मटेरियल लेकर जा रहे हैं, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने बोला भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला हम जी यहाँ जा रहे हैं। कहा यार तुम तो सामान लेकर जा रहे हो, ये मैं तो न्यूट्रल स्टेट हूँ, अगर मेरी लड़ाई होगी, यहाँ किसी की लड़ाई होगी, रशिया की लड़ाई होगी, तो फिर मेरे को तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो जिस शिप में जा रहा था उसका एक्चुअली पूरा का पूरा कंसाइनमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रेंच कंपनी के पास था। तो फ्रेंच कंपनी का जो कैप्टन था फ्रेंच था, उसने अपने ऑफिस में फ़ोन करा सरकार को कि सर ये देखो हमें जाने नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें बोलो। पर जर्मनी ने मना कर दिया और ब्रिटेन ने कहा अच्छा ठीक है फिर तुम्हें हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मिलेंगे। तो इन्होंने जो अपनी ट्रीटी रेफर करी वो है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ वेसल्स 1919 की है। आर्टिकल 386 को स्पेसिफिक रेफरेंस दिया इन्होंने जुरिस्डिक्शन के लिए कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के पास जुरिस्डिक्शन है। बेसिकली ये मोटा मोटा उनका डिसीजन था कि जर्मनी ने, बेशक उसके अपने सॉवरेन वाटर्स हैं और उसके पास पूरा अधिकार है न्यूट्रल होने का, शिप्स को डिनाई करने का, पर आर्टिकल 386 या आप जब ट्रीटी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि चाहे वॉर का टाइम हो चाहे पीस का टाइम हो, फ्री पैसेज का राइट है। यहाँ पर डिसीजन क्या आया कि जर्मनी ने जो ये करा है वो सारे का सारा गलत है और राइट टू पैसेज है सबके पास है, वॉर के टाइम पर भी है और पीस के टाइम पर भी है, इसीलिए जर्मनी को फ्रेंच गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है बच्चे आपका आइलैंड ऑफ फलमास, नीदरलैंड्स वर्सेस यूएसए का है। इसमें नीदरलैंड बेसिकली इसका जो मेन प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन ये तो तुम्हें पता ही है कि ईजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो ईजमेंट में प्रिस्क्रिप्टिव राइट्स भी देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 20 साल तक किसी घर में रह लेते हो तो आसपास का मतलब पार्किंग का पहला अधिकार तुम्हारा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि नीदरलैंड ने केस फाइल करा है, स्पेन ने एक अपनी टेरिटरी है सो क्लेम्ड, वो यूएसए को उसने दे दी है और नीदरलैंड यही कह रहा है कि भाई ये तो मेरा पार्ट है। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा तुम्हारा पार्ट है तो फिर मांग लो जहाँ से मांग सकते हो। तो नीदरलैंड ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्लेम फाइल कर दिया 1898 की ट्रीटी को रेफ़र करते हुए। उसने कहा कि सर देखो मैं 200 साल से ज़्यादा से यहाँ पर हूँ, ठीक है, और उस हिसाब से मेरा अधिकार बनता है यहाँ पर। तो सोल आर्बिट्रेटर ने जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, नेमो डैट के और नॉन हैबिट का, जो चीज़ आपकी नहीं है आप उसे बेच नहीं सकते, स्पेसिफिक रेफरेंस था स्पेन का कि जो चीज़ स्पेन की नहीं है, स्पेन पामस आइलैंड का मालिक नहीं है, इसीलिए वो उस चीज़ को, उस टेरिटरी को यूएसए को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो पामस पार्ट ऑफ नीदरलैंड से डिक्लेयर करा गया। और कौन सा प्रिंसिपल लगाएगा? प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये स्पेसिफिक रेफरेंस है, इस पर आपको मैटर आता है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो लगाया गया था। अगला केस है लोटस केस, फ्रांस वर्सेस तुर्की का केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसमें फ्रांस का एक शिप है, लोटस नाम है उसका, और एक टर्की का शिप है, उसका नाम है बॉस्क्वाट। इनका दोनों के बीच में कॉलिजन हो जाता है, काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं और 10 सर्वाइवर बचते हैं। तो ये फ्रांस वाले लोग उसको अपने लोटस में बिठा लेते हैं, अपनी शिप में बिठा लेते हैं, कहते हैं चल यार तुझे घर छोड़ कर आते हैं। वो तुर्की जाते हैं, तुर्की की गवर्नमेंट उन्हें डिटेन कर लेती है, उन्हें मैनस्लॉटर के लिए चार्ज कर लेती है। फ्रेंच गवर्नमेंट कहती है देखो भाई, एक तो हम तुम्हें छोड़ने के लिए आए, उल्टा तुमने हमें पकड़ लिया, छोड़ो इसे, आप ये क्रिमिनल ट्रायल यहाँ पर नहीं कर सकते। ऐसा अगर तुम्हें याद हो, ऐसा इटली के साथ भी हुआ था, हमारा एनरिका लेक्सी का केस भी था, रिमेंबर। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट करा और उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप या तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ या फिर आप हमारे जो सिटीजन्स हैं हमें दे दो, हम उनका यहाँ क्रिमिनल ट्रायल करेंगे। लेकिन तुर्की ने मना कर दिया। तुर्की कहता चल भाई चल, दोनों हम इंटरनेशनल जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है वहीं पर चलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया यहाँ पर? उन्होंने बोला देखो ऐसा है, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करते हैं, फ्लैग स्टेट के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है इस चीज़ का। फ्लैग स्टेट का मतलब ये है कि जब भी कभी एक शिप चलती है, क्रूज चलते हैं या कोई भी शिप चलती है, वो स्टेट से लाइसेंस लेकर चलती है। और स्टेट मतलब देश उसको अपने
शिप पर अपनी कंट्री का झंडा लगाने की परमिशन दे देता है, उसे बोलते हैं फ्लैग स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो शिप कहीं हाई सीज में कोई क्राइम करती है या क्राइम का सस्पेक्ट बनती है, तो उस केस में जुरिस्डिक्शन किसके पास आएगी? जिस देश का झंडा उसने फहराया हुआ है उसके पास आएगी। लेकिन इस केस में कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों के पास है जुरिस्डिक्शन, जैसे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं। आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इस बारे में बात करता है। और इसमें उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, अगर आप ओपिनियन जूरिस की बात करते हैं तो ये कहता है कि जनरल प्रैक्टिस ये है कि अगर हाई सी क्राइम्स होते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, उस देश में भी जा सकते हैं जिसके विक्टिम है, उस देश में भी जा सकते हैं जहाँ के एक्यूज हैं, या आप इंटरनेशनल कोर्ट में भी आ सकते हैं। और यही चीज़ बच्चे रिफ्लेक्ट होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 सब आर्टिकल 1 क्लॉज बी में, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनरल प्रैक्टिस या जनरल प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड एज लॉ। नेक्स्ट केस है आपका चॉर्सो फैक्ट्री का केस है। इन शॉर्ट ये प्रिंसिपल कौन सा है? क्लेम फॉर इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है ये। जर्मनी वर्सेस पोलैंड का केस है, 1928 का केस है। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि चल यार फैक्ट्रियाँ वगैरह स्टार्ट करते हैं, और उन्होंने कहा ठीक है। तो पोलैंड ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट फोरफिट नहीं करूँगा, तो मैं तुम्हारे मतलब जर्मन कंपनीज़ को पोलैंड में अलाउ कर देता हूँ, और जर्मन कंपनीज़ को एक अलग से लैंड अलॉट कर दी जाएगी और वो लैंड जर्मनी की मानी जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इनके बीच में झगड़ा हो गया, फैक्ट्री बंद होगी, पोलैंड में होगी, गवर्नमेंट चेंज होगी। इशू क्या आया कि जुरिस्डिक्शन आया नहीं है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो भी एग्रीमेंट का वायलेशन हुआ वो है भी है या नहीं है, या पोलैंड की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या है। तो इसका डिसीजन क्या था कि पोलैंड ने जो एग्रीमेंट साइन करा था किसके साथ? जर्मनी के साथ, उसने उसका ब्रीच करा है, वॉयलेट करा है। और ये जनरल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का कि अगर आपके काम से किसी को किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो आप लीगली बाउंड हैं कि उस चीज़ को आप कंपनसेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, लैटिन फ्रेजेस हैं जो हम पढ़ते हैं। अभी तो फॉर द टाइमिंग आप अपने LLM की तैयारी करिए, और एडमिट कार्ड आ गए हैं, डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।